please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लखनऊ में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई सिटी बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हादसे के बाद फरार बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, गोमती नगर डिपो की बस थी और गोमती नगर से स्टेशन की ओर जा रही थी। तभी बर्लिंगटन चौराहे पर बस का ब्रेक फेल होने की बात जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी हुई है, जो बस की जांच की गई है, उसमें सामने आई है कि ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल के वक्त जो बस की गति थी वो ज्यादा थी और ब्रेक फेल के कारण ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाया। सामने जो कारें चल रही थी उनको टक्कर मारते हुए बस साइड में खंभे से टकराकर रुकी, लेकिन इस पूरी टक्कर में 4 लोग ऐसे थे जो कि बस की चपेट में आ गए, जो उसमें दबे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, बल्कि और 3 अन्य को जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। शुक्रिया उत्कर्ष। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर पालघर के तारापुर इंडस्ट्रियल इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में देर रात तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। आसपास की 4 से 5 और फैक्ट्रियां थीं जो आग की चपेट में आ गई। पुलिस और आसपास के लोगों ने मौके से करीब 40 लोगों को बचाया, जिनमें से 8 लोग घायल हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग बुझाने में जुटी हुई है। विवेक, कैसे लगी ये आग? अर्पिता, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से बोल सकता हूँ तो अभी भी आप देख सकते हैं कि रात की जो आग लगी है वो फायर ब्रिगेड ने लगभग काबू पा ले गया है, लेकिन अभी भी कुछ फैक्ट्रियों में जो केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पर जो धुएं का गुबार है वो अभी भी निकल रहा है। कहीं कहीं जगह पर आग अभी भी लगी हुई है और आप सामने, मैं अपने कैमरे से बोलूँ स्वप्निल को, आप देख सकते हैं कि जो सामने की जो फैक्ट्री है भारत रसायन, वहाँ पे बॉयलर ब्लास्ट हुआ था और उसी की वजह से ये जो पूरी आग है वो कम से कम 6 केमिकल फैक्ट्रियों में लग चुकी थी, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। इस पूरे मामले में 8 लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वसई विरार के फायर चीफ पाटिल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये आग कैसे लगी, प्राइमरी फिजिक क्या लग रहा है सर? ये बॉयलर का ब्लास्ट होने के बाद ही आग लगी हुई है और ब्लास्ट होने के बाद एक बाजू वाले कंपनी में केमिकल भरा हुआ एक टेम्पो था और कुछ बाइक थे। वो टेम्पो के ऊपर जो प्लास्टिक कपड़ा था वो ब्लास्ट की वजह से वो टेम्पो के ऊपर आके फ्लेम गिरी। उसके बाद में टेम्पो ने पूरा फायर चालू किया, इसीलिए वो बाजू वाला कंपनी पूरा जल के खाक हो गया। इसमें कितनी कंपनियां जली हैं? क्या कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं? अंदर सर्च किया आप लोगों ने? 5 या 6 कंपनी जल रही है और ब्लास्ट होने के बाद अभी हमको कुछ पता नहीं। एक्चुअली फायर इतना ज़ोर से हुआ था, आदमी कितने, अभी हम सर्वे के लिए जा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत हीट है। अभी कुछ कूलिंग होने के बाद हम अंदर जाएंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा। तो पुलिस और जो कंपनी के मालिक है उनसे कुछ जानकारी मिल रही कि कुछ लोग अंदर हैं या नहीं हैं? अभी कंपनी वाला कोई अभी तक है नहीं, हमसे कुछ बातचीत नहीं हुआ, कोई हमारे सामने कोई आया नहीं अभी तक, इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो अर्पिता, तो ये थे हमारे साथ वसई विरार के फायर चीफ पाटिल जी, जो बता रहे थे कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, लेकिन हीट और आग अंदर अभी भी चल रही है और कूलिंग प्रोसेस जब शुरू होगा आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी अंदर जाकर सर्च करेंगे कि अंदर कोई फंसा है या नहीं। अर्पिता, शुक्रिया विवेक। उत्तराखंड के हरिद्वार के गंगा घाट पर बैठे फिल्मकार बोनी कपूर वहां मौजूद लोगों के सामने रोने लगे। बोनी कपूर गंगा नदी में अपनी पत्नी और अभिनेत्री श्रीदेवी के अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे, लेकिन इस मौके पर वो उन्हें याद कर अपने आंसू नहीं रोक सके। और ये भावुक लम्हा तब आया जब पूजा करा रहे पंडित ने बोनी कपूर के हाथ पर फूल और नारियल रखा।
इससे पहले बोनी कपूर ने लाल कपड़े में लिपटी मिट्टी की 2 मटकियों को निकाला जिनमें श्रीदेवी की अस्थियां थीं, जिन्हें उन्होंने पूजा वाली जगह पर रख दिया। पूजा के दौरान उनके साथ उनके भाई अभिनेता अनिल कपूर, रिश्तेदार संदीप मारवा, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और राज्यसभा सांसद अमर सिंह समेत तमाम करीबी लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने पंडित के कहने के मुताबिक पूजा अर्चना की। ये पूजा जब पूरी हो रही थी तब पंडित ने बोनी कपूर के हाथ में फूल और नारियल रखा और यही वो वक्त था जब बोनी कपूर भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। फिर पंडित के कहने के मुताबिक घाट की सीढ़ियों पर पहुंचे और श्रीदेवी की अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हमशक्ल सड़कों पर घूमते नजर आए। ये दोनों गोरखपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही लोगों की भीड़ जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरह दिखने वाले ये दोनों शख्स अपनी जैकेट पर कमल का निशान लगाकर घूमते नजर आए और लोगों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। पीएम मोदी के हमशक्ल दिल्ली से आए रणबीर ने गोरखपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हारने के तो कोई मतलब नहीं हो सकता, उनके जमाने से भी जब्त हो जाए जो अपोजिशन वाले हैं। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान इन दोनों ने एक मंदिर में दर्शन भी किए। इन दोनों हमशक्ल को देखकर ज्यादातर लोगों को लगा कि जैसे खुद पीएम मोदी और अमित शाह उनके बीच में आ गए। हमने अचानक देखा तो हम कहे कि मोदी जी और अमित शाह जी आ गए हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमको बड़ा अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ के सीएम पद संभालने के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी, जिसकी वजह से इस सीट पर 11 मार्च को फूलपुर लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन पर निशाना साधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन दोनों एक हुए। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 15 वर्षों तक इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों के नुकसान के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जो ये बछड़े किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये 9 महीने में पैदा नहीं हुए होंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं बड़े इस मामले में माहिर, क्योंकि जिंदगी भर यही काम किया है और इस समय वह अपने घर के बछड़ों को लाकर के किसानों के खेत में छोड़ दे रहे हैं। दिल्ली में टीडीपी कोटे के मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी की गाड़ियां पीएम के घर से बाहर निकलती दिखाई दी। केंद्र सरकार ने दोनों मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पहुंचे और उनके सरकारी निवास पर पहुंचने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि पीएम मोदी ने इस्तीफे से पहले चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। So it is our courtesy to call on him and present our resignation when we decided that we should resign. We are continuing as part of the NDA. किसानों को लेकर अन्ना हजारे ने केंद्र पर हमला किया। किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 23 मार्च से आंदोलन शुरू करने जा रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले 4 साल में मोदी सरकार को 43 खत लिखे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। किसान, लोकपाल, लोकायुक्त जनता के भलाई के प्रश्न को लेकर आंदोलन कर रहा हूँ। बिहार से राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सीपीआई ने साफ कर दिया कि एनडीए को रोकने के लिए उनके 3 विधायक आरजेडी और उसके समर्थन वाले प्रत्याशी को वोट देंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक आदमी की ओर से लोकायुक्त विश्वनाथ शेट्टी को हमला कर घायल करने के मामले में राज्य सरकार ने डीसीपी योगेश को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 85 जोड़ों की शादी कराई गई। हरियाणा के गोहना में एक महिला ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर और नर्स ने उसके पेट में ही पट्टी छोड़ दी, जबकि अस्पताल ने आरोपों को गलत बताया। बिहार के कटिहार में पुलिस ने कई बच्चों के रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका में खेली जा रही 3 देशों की T20 सीरीज के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान नवजोत कौर को 5 लाख रुपए देते हुए डीएसपी बनाने का ऐलान किया।
आईसीसी ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में खेल रहे जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्रायन विटोरी को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया। दिल्ली में टीडीपी कोटे के मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी की गाड़ियां पीएम के घर से बाहर निकलती दिखाई दी। केंद्र सरकार के दोनों मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पहुंचे और उनके सरकारी निवास पर पहुंचने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि पीएम मोदी ने इस्तीफे से पहले चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। So it is our courtesy to call on him and present our resignation when we decided that we should resign. We are continuing as part of the NDA. इससे पहले दिल्ली में लेफ्ट विचारधारा वाले छात्र संगठन एआईएसएफ के कार्यकर्ता आंध्र भवन के आगे कपड़े उतारकर प्रदर्शन करते दिखे। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग के मुद्दे पर न सिर्फ टीडीपी बल्कि लेफ्ट और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया और इसके तहत जमकर प्रदर्शन किया गया। आंध्र भवन के पास एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने शर्ट निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं हाथों में पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की। एक और आंध्र भवन पर लेफ्ट ने मोर्चा खोला तो दूसरी ओर संसद में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते दिखे। यहां भी हाथों में पोस्टर लेकर सांसदों ने आंध्र के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। विशेष राज्य के मुद्दे पर टीडीपी और केंद्र सरकार में ठनी है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस की कोशिश खुद को इस मुहिम में आगे दिखाने की है। लिहाजा पार्टी ने टीडीपी के मंत्रियों के इस्तीफे को नाटक करार दिया। It is all big drama that is being enacted by Chandrababu Naidu. वाईएसआर कांग्रेस ने विशेष राज्य के मुद्दे पर टीडीपी से संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की और दावा किया कि विशेष राज्य के लिए टीडीपी की पहल से ही इस मांग को मजबूती मिली। उधर केंद्र सरकार से अलग होने के ऐलान के बाद टीडीपी का प्रदर्शन भी जारी रहा और पार्टी के सांसदों ने संसद में गांधी जी की मूर्ति के पास खड़े होकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। टीडीपी के सांसदों ने हाथों में लिए पोस्टर के जरिए सरकार से आंध्र प्रदेश की रक्षा करने की मांग की। आंध्र प्रदेश इज बाइफरकेटेड इन ए अनसाइंटिफिक मैनर। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर सरकार को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग जोरदार हंगामा और नारेबाजी करते दिखे। आरोप है कि एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के अपमान के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कुछ लेफ्ट समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी झड़प हो गई। नौबत ये आ गई कि मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करा रही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। दोनों पक्षों के बीच इस झगड़े में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन लेफ्ट समर्थक इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरएसएस का पुतला भी फूका। ये लोग त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने का विरोध कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में महिला सांसदों ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को महिला दिवस की बधाई दी और महिला सांसदों को पहले बोलने का मौका दिया, जिसके बाद सबसे पहले कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी ने अपनी बात रखी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए महिला आरक्षण बिल पारित किए जाने पर जोर दिया। आज के दिन एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम 33% आरक्षण। कांग्रेस की दूसरी महिला सांसदों ने भी अंबिका सोनी की मांग का समर्थन किया। रिजर्वेशन का बिल जो है लाना चाहिए, होना चाहिए। कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियों के महिला सांसदों ने भी जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल पारित किए जाने की मांग उठाई, जिसका सदन में मौजूद पुरुष सांसदों ने भी खुलकर समर्थन किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी महिला आरक्षण बिल पारित किए जाने की मांग को सही ठहराया, लेकिन सुषमा स्वराज ने बगैर आरक्षण भी महिलाओं के कामयाब होने का दावा किया। भारत एक ऐसा देश है जहां महिला राष्ट्रपति बनी, जहां महिला प्रधानमंत्री बनी, जहां 2 महिलाएं स्पीकर बनी। साथ ही उन्होंने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने के लिए मुहिम चलाने पर जोर दिया। महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की पीड़ा हो रही है, उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए, ये एक आंदोलन बनना चाहिए। चर्चा के अंत में सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पारित होने के लिए ठोस पहल किए जाने का भरोसा दिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में महिला सांसदों ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को महिला दिवस की बधाई दी और महिला सांसदों को पहले बोलने का मौका दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने महापुरुषों की मूर्तियां तोड़े जाने के पीछे पीएम मोदी की साजिश बताया। लालू यादव ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी मूर्ति लगवाने के लिए महापुरुषों की मूर्तियां तोड़वा रहे हैं। ये सब मूर्तियां तोड़ी जा रही है जो देश के लिए, आज़ादी के लिए सब लोग जो लड़े, लेनिन को गिराया, मूर्ति गिराया। ये बहुत अहंकार में डूबे हुए हैं। साउथ में जीविते लोग अपना मूर्ति लगाता है ना। तो नरेंद्र मोदी देश भर में तमाम मूर्तियों को ढहवा करके अपना मूर्ति लगाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। केंद्र सरकार ने संसद से मौजूदा वित्त वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए करीब 85,315 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी। हैदराबाद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ यूपी के लखनऊ में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। यूपी के फतेहपुर में 11 मार्च को होने वाले डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम को जिलाधिकारी ने इजाजत देने से मना कर दिया। आयोजक गणों को ये सूचित करवाते हुए ये उनका जो कार्यक्रम है उसकी अनुमति निरस्त कर दी गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर 80,000 की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में चारा काटने गई एक नाबालिग लड़की के रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जिहाद केस में हादिया और शफीन जहां की शादी को गैर कानूनी बताने वाले केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उनकी शादी को कानूनी मान्यता दे दी। पीएन घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने सीबीआई को एक मेल भेजकर बताया कि अपनी बीमारी की वजह से वो भारत नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। राजस्थान के कॉलेजों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड लागू करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए वसुंधरा सरकार पर छात्र छात्राओं में भेदभाव करने का आरोप लगाया। सीपीएम ने बीजेपी और आईपीएफटी यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में उनके पार्टी दफ्तर और कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर को एटीएस जांच के लिए वडोदरा के जंगल में लेकर गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर को गोली मारकर घायल कर दिया। पंजाब के लुधियाना में एक लड़के की खुदकुशी की खबर सुनकर छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी मीडिया के सामने सफाई देते नजर आए। इससे पहले शमी पर कई लड़कियों से अवैध रिश्ते रखने का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी हसीन जहां ने कोलकाता में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शमी की शामत बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने शमी पर दुबई में एक पाकिस्तानी लड़की से पैसे लेकर देश को भी धोखा देने का गंभीर आरोप जड़ दिया। नए आरोप लगने के बाद शमी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और फिक्सिंग के जरिए देश को धोखा देने के आरोपों पर सफाई दी। जहाँ तक धोखा देने का सवाल है, मैं हमेशा देश के लिए खेलता आया, मरना चाहता हूँ अगर ये आरोप मेरे ऊपर लगता है। शमी ने अपनी पत्नी की तरफ से कोलकाता में दर्ज कराई गई शिकायत का जवाब कानूनी तौर पर देने का दावा किया। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? कुछ नहीं, मैं लीगल वे पे ही जाना चाहूँगा। हालांकि शमी ने यह भी दावा किया कि ये उनका पारिवारिक मसला है और वो इसे घर के लोगों के साथ बैठकर सुलझाएंगे। लेकिन शमी की पत्नी हसीन जहां इस मामले को अब अदालत में घसीटने का मन बना चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें उन्होंने शमी पर मैच फिक्स करने का आरोप लगाने के साथ ही घरेलू हिंसा समेत कई दूसरे आरोप लगाए। हसीन जहां का आरोप है कि शमी उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। इल्जाम ऐसे लगे हैं शमी के ऊपर कि मुझे हर किस्म से, हर उपाय से मुझे ये साबित करना होगा दुनिया के सामने कि ये बातें सच है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में हसीन जहां ने दावा किया कि इस मामले में अब वो पीछे नहीं हटेंगी। न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से क्या आप शमी से कुछ कहना चाहेंगी? कहना सुनना खत्म, अब जो होगा वो दुनिया के सामने होगा। हसीन जहां ने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपने क्रिकेटर पति मोहम्मद शमी का काला चिट्ठा खोला था। यह आरोप लगाकर कि मोहम्मद शमी के कई लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शमी पर लगाए गए आरोपों को साबुत करने के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए थे।
जिसमें उन्होंने शमी के फोन पर अलग अलग लड़कियों से की गई बातचीत के स्क्रीनशॉट और कुछ लड़कियों की तस्वीरें साझा की थी। हसीन ने दावा किया कि उन्होंने तो सिर्फ 2-3 लड़कियों की ही तस्वीरें दुनिया को दिखाई, लेकिन शमी के साथ नाजायज संबंध रखने वाली लड़कियों की संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। मैंने तो 2-3 लड़कियों के दी है, सिर्फ ये शायद 50 से भी ज्यादा है। हर लड़कियों से गंदी गंदी वाहियात चैटिंग शमी ने करा। 4 साल पहले शमी से शादी के बंधन में बंधने वाली हसीन ने पिछले दिनों शमी के साथ खेली होली की तस्वीरें साझा की थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने शमी के ऐसे राज दुनिया को बताए जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। कोलकाता में कुछ लोग सरे बाजार सफेद रंग की शर्ट पहने एक आदमी को पीटते नजर आए। ये लोग टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का शुद्धिकरण करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई और सरे बाजार दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इस मारपीट के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के आगे बेबस नजर आई। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए जल्द ही पुलिस हरकत में आई और हंगामा कर रहे लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में बैठाने लगी। फिर भी जमकर हंगामा जारी रहा, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बुधवार की घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस और राज्य सरकार पर फूट पड़ा। दूध और गंगा जल से पवित्र करने का कार्यक्रम था। पुलिस ने 144 जारी किया और हमारे लोगों को पूरा कलकत्ता में अरेस्ट किया। हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के अपमान की निंदा की। सीएम ने इस बात की जानकारी भी दी कि घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे पीएम मोदी का पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महिला दिवस के मौके पर देश की महिलाओं और बेटियों को सौगात देते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। साथ ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार भी किया और योजना को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बेटियों के घटते अनुपात पर चिंता जताई और बेटियों को बचाने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही। हमें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं का अनुपात बीते 2 सालों में बढ़ने पर खुशी जाहिर की और वहां के लोगों को इसके लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को सम्मानित भी किया, जिनमें राजस्थान का सीकर भी शामिल है। इस जिले में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त लड़कियों ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने किस तरह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। हम लोग बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सरकार ने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं या जो भी स्कीम्स हैं उनको पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आई महिलाओं और छोटी बच्चियों से भी मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति लगाव एक बार फिर देखने को मिला। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आई एक बच्ची के साथ टेडी बेयर से खेलते नजर आए। इतना ही नहीं, पीएम ने वहां मौजूद कई और छोटी बच्चियों का दुलार किया। दिल्ली के हरिनगर इलाके में कुछ पुलिस वाले चादर में लिपटे एक महिला के शव को एम्बुलेंस में रखते दिखे। ये महिला दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल की पत्नी थी, जिसका शव उसी के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक महिला का शव कमरे में एक रस्सी से बने फंदे से लटका हुआ मिला। कमरे के अंदर महिला के अलावा उसकी 2.5 साल की बेटी भी थी। घटना के वक्त उसका पति घर में मौजूद नहीं था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घटना की जानकारी मिली। पुलिस को आशंका है कि ये मामला सुसाइड का हो सकता है। हालांकि कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव ने पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे ईवीएम की गड़बड़ी को वजह बताया। लालू यादव ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की। मशीन का खेल चला दिया। ये मशीन को जल्दी बदलो, बैलेट पेपर से वोट करो। राम माधव ने माणिक सरकार की तारीफ की। जेपी नेता राम माधव ने त्रिपुरा की पूर्व सीएम माणिक सरकार के अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत सरकारी आवास छोड़ने के फैसले की तारीफ करते हुए लिखा कि दूसरे नेताओं को भी इससे सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिन्हें पकड़कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी परीक्षाएं प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दी गयी। बिहार के पटना में पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी के घर से काफी हथियार बरामद करने का दावा किया। बिहार के वैशाली में 40 लाख रुपए से ज्यादा की शराब को नष्ट कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने एक नाबालिग के गैंगरेप के इल्जाम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दिनों छुट्टियां मना रहे विराट कोहली ने मुंबई में अपने एक नए घर की बालकनी से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जब आपके घर से ही इतना शानदार नजारा दिखता हो तो आप और कहां जाना चाहेंगे। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड क्वालिफायर टूर्नामेंट में हांगकांग ने अफगानिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व कप 2019 में खेलने की उसकी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। इंग्लैंड की टीम आज देर रात मेजबान न्यूजीलैंड से खिताब जीतने के लिए 5वें और आखिरी वनडे मैच खेलने उतरेगी। केरल के कन्नूर में महात्मा गांधी की एक मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। त्रिपुरा में लेनिन, पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति के बाद अब गांधी की मूर्ति को निशाना बनाया गया, जिस पर एक बार फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि कन्नूर के थालीपरंबा इलाके में कुछ उपद्रवियों ने गांधी जी की मूर्ति का चश्मा तोड़ दिया। इस घटना पर दुख जताते हुए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट किया कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इसमें रब रहता। चाहे कितनी मूर्तियां तोड़ो लेकिन लोगों की हत्या मत करो। लेकिन लेफ्ट की सरकार वाले केरल में महात्मा गांधी की मूर्ति को निशाना बनाए जाने से बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया। महात्मा गांधी ने इस देश का मुक्ति कराया, लेनिन ने कौन सी ऐसी का हमारे देश के लिए सेवा की। बीजेपी ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लेफ्ट पर लगाया और इस मामले में राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तियां तोड़े जाने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सख्त रुख दिखाया, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति तोड़ने का सिलसिला नहीं रुक रहा। वहीं कांग्रेस ने मूर्तियां तोड़े जाने पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये पागलपन कहीं रुकेगा नहीं। केंद्र को मानना पड़ेगा कि वो फेल है या ये जानबूझ के करा रहे हैं। जबकि सरकार ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने को भी गलत कदम करार दिया। अलग अलग विचारों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हिंसा का किसी भी विचार में स्थान नहीं। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि मूर्तियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जेवर एयरपोर्ट बनने में अभी कम से कम 5 साल का वक्त है, लेकिन इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट से बोझ कम करने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार कर ली है। इस नई योजना के तहत दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस का इस्तेमाल इस एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा इस्तेमाल। इसके लिए हिंडन एयरबेस के पास करीब 7.5 एकड़ जमीन किसानों से किराए पर ली जाएगी। एयरबेस के पास की इस जमीन पर एयरपोर्ट की बुनियादी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इस नए एयरपोर्ट का विकास केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किया जाएगा। हिंडन एयरबेस के पास की जमीन को किसानों से किराए पर लेने की दर तय कर ली गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद यहां सड़क बिछाने और बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। फिर यहां यात्रियों के बैठने और इंतजार करने की जगह के अलावा बाकी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इन सुविधाओं के विकास के लिए जिस 7.5 एकड़ जमीन की निशानदेही की गई है उसमें 90% खेती की जमीन है और इसके लिए किसानों को हर साल 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया देने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मई में मुलाकात हो सकती है। इस बात की जानकारी दक्षिण कोरिया ने दी। दक्षिण कोरिया के मुताबिक किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप को मिलने का न्यौता दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। साथ ही दक्षिण कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार है और आगे किसी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन लोगों ने एसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके लिए ये लोग हाथों में बैनर लेकर जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास पहुंचे। बड़ी संख्या में आए इन छात्रों ने एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध किया और एसएससी की तमाम परीक्षाओं की जांच की मांग की। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो घोटाले हो रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहे हैं, सीटें पहले ही बिक जाती है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस से हुई झड़प में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। छात्रों ने ऐलान किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों की हिरासत बढ़ा दी गई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और प्रकाश जारवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री महिला कोष बनाने की जानकारी दी, जिसके जरिए 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लिए बनाए गए अलग झंडे को मीडिया को दिखाते हुए बताया कि इसे अब आगे की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। एक गवाह की हत्या की सुपारी देने के मामले में आरोपी नारायण साईं को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शहर का कचरा ग्रामीण इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में फेंकने से रोकने को लेकर गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को योग सिखाया। पंचकुला हिंसा मामले की जांच में गुरमीत राम रहीम और उसके परिवार को शामिल करने की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गोवा हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार में पटना में एक सरकारी स्कूल के बाहर कई बच्चे सड़क पर बैठकर मिड डे मील खाते नजर आए। बताया जा रहा है कि स्कूल में 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए न तो स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं और न ही दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में केवल 1 कमरा है और मिड डे मील के लिए उन्हें सड़क पर बैठना पड़ता है। बदहाली का आलम यह है कि सभी बच्चे गंदगी के बीच बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं। यहाँ पर सड़क पर ही बच्चे जो है मध्याह्न भोजन करने को मजबूर हैं। पास में गंदगी है, जानवर हैं और यहाँ पर सड़क पर जो है दर्जनों गाड़ियाँ चल रही है। देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल आते हैं और इन्हें जो है मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी केवल 2 टीचरों पर है। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग भी अपनी नहीं है, बल्कि सामुदायिक भवन के एक कमरे में स्कूल चलाया जा रहा है। बार बार हम लोग देते हैं इसका कि भूमिहीन विद्यालय है। हाँ, बार बार जब भी रिपोर्ट आता है तो हाँ, जमीन नहीं मिला है। इलाके के लोगों का दावा है कि स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे महादलित हैं और आरोप है कि इसी वजह से शिक्षा विभाग इन बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं देता। लोगों का आरोप है कि पटना से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसकी शिकायत के बाद भी प्रशासन ने इनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूल के टीचरों का भी दावा है कि वो कई बार शिक्षा अधिकारियों को स्कूल की बदहाली के बारे में जानकारी दे चुके हैं, इसके बावजूद कोई सुधार नहीं आया। गंदगी ने खा रहा है, रोड पर खा रहा है, गाड़ी आ रहा है, धूरी पड़ रहा है तो गंदगी नहीं है। सड़क है बहुत सा, यहाँ गंदगी फंदगी रहता है। फिलहाल स्कूल के टीचरों ने शिक्षा विभाग को दोबारा से मामले की जानकारी देने का भरोसा दिया। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 16 में बहुमंजिला इमारत वर्ल्ड ट्रेड टावर से कूदकर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। लड़के की उम्र 25 साल बताई जा रही है। फिलहाल खुदकुशी करने वाले लड़के की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस इमारत के सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि लड़का इस इमारत में आखिरकार घुसा कैसे। सेक्टर 16 के स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर, जो कि 37 मंजिला इमारत है, उस पर से एक लगभग 25 वर्ष के युवक ने छलांग लगा ली। नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। शिनाख्त नहीं हो पाई थी और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किन कारणों से उसने आत्महत्या की है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी करते नजर आए। ये लोग नौशेरा को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने सड़क पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी और इलाके के बीजेपी विधायक रविंद्र रैना के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान इन लोगों ने सड़क पर लगे एक शिलान्यास पत्थर को तोड़ दिया, जिस पर विधायक का नाम लिखा था। हमें डिस्ट्रिक्ट दोगे तो ये स्ट्राइक खुलेगी। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि विधायक ने उनसे वादा किया था कि नौशेरा को जल्द ही जिला बनाया जाएगा, लेकिन वो अब अपने वादे से मुकर गए। रविंद्र रैना ने नौशेरा की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, धोखा किया है, वो हम मंजूर नहीं करेंगे। मांग पूरी नहीं होने की सूरत में इन लोगों ने शहर का बाजार बंद कर दिया और कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालात बिगड़ता देख भारी पुलिस बल को शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया, लेकिन नारेबाजी कर रहे लोग शांत नहीं हुए, बल्कि सूबे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और पाकिस्तान भेज दिए जाने की मांग करने लगे। पाकिस्तान भेज दो। नौशेरा में लोगों का ये आंदोलन पिछले 10 दिन से जारी है। लोगों की मांग है कि नौशेरा को जिला बनाया जाए। इसके लिए 2 मंत्रियों ने सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात भी की, लेकिन बैठक के बाद नौशेरा को जिला बनाने की बजाय शहर में एडिशनल जिला आयुक्त का दफ्तर बनाने का ऐलान हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। नोएडा के आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपत्ति की रिहाई को चुनौती दी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि तलवार दंपत्ति के हक में दिए गए फैसले में जो बातें सीबीआई के खिलाफ कही गईं, वो गैर जरूरी थी और गवाहों के बयान का कोर्ट ने ठीक परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के निर्णय को उलटते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को दोषी नहीं मानते हुए तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां हैं। राजस्थान के धार्मिक स्थल पुष्कर के एक वीडियो में पुलिस के कुछ जवान एक गाइड से धक्का मुक्की करते दिखे।
आरोप है कि पुष्कर घूमने आए विदेशी सैलानियों और उनके गाइड के साथ पुलिस की टीम ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो विदेशी सैलानियों ने बना लिया। खबर के मुताबिक एक गाइड जर्मनी से आए कुछ विदेशी सैलानियों को लेकर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर आया था, लेकिन मंदिर से निकलते वक्त पुलिस की TAF यानी टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स ने इनको पकड़ लिया और जांच के नाम पर गाइड से उसका ID कार्ड ले लिया। आरोप है कि पुलिस की टीम ने गाइड या सैलानियों की एक नहीं सुनी और उन्हें रोक लिया। इस दौरान जब सैलानियों ने पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से वीडियो बनाना इलीगल है, आप इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते, और मेरी जो गेस्ट है उनके साथ धक्का मुक्की की और इससे उनके हाथ पे भी थोड़ी निशान लगे हैं। पुलिस वालों के अलावा मंदिर में मौजूद कुछ दूसरे लोग भी गाइड से उलझते दिखे। गाइड और सैलानियों ने बार बार वहां से जाने देने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने एक नहीं सुनी और विदेशी सैलानियों के साथ गाइड को थाने लाया गया। आरोप है कि पुष्कर में बाहर से आने वाले गाइडों को जांच के नाम पर परेशान किया जाता है और उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। पुलिस ने पहले तो गाइड बसंत शर्मा के ID की मुस्तैदी से जांच की और फिर उसे विदेशी सैलानियों के साथ पूछताछ के नाम पर 2 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। बाद में वो लोग हमें थाने ले गए और 2 घंटे तक हमें थाने में बिठा के रखा। तू जानता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। थाने में अपने गाइड के साथ मौजूद विदेशी सैलानियों ने पुलिस के रवैये की शिकायत की और भारत में ऐसे हालात पर निराशा जताई। India is a lovely country, but this situation was very bad. And India, I like it, but this you can't like. विदेशी सैलानियों के साथ बदसलूकी की खबर से पुष्कर में हड़कंप मच गया और मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इस मामले में दखल देना पड़ेगा। वहीं गाइड यूनियन ने भी पुलिस की बदसलूकी पर ऐतराज जताया और इस मामले में कार्रवाई करने के साथ राज्य सरकार से नियमों को दुरुस्त करने की मांग की। पिछले 5-7 साल से हमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी हमारे दिल्ली से या जयपुर से आ रहे हैं उनके पास लाइसेंस होने के बावजूद यहाँ रेलवे स्टेशन में उन्हें रोका जा रहा है, उनसे कार्ड चेक किया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ओपनली पैसे लिए जा रहे हैं। पुष्कर में थाने की कार्रवाई के बाद गाइड और विदेशी सैलानी पुलिस के बर्ताव की शिकायत करने अजमेर के SP के पास पहुंचे। बिहेवियर को लेकर के कुछ हम लोगों को कंप्लेंट किया है। इस संबंध में हमने जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसको जांच के लिए दिया है। अजमेर के SP ने भरोसा दिया कि इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर पालघर के तारपुर इंडस्ट्रियल इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में देर रात 3 तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह बॉयलर के धमाका बताया जा रहा है। पुलिस और आसपास के लोगों ने मौके से करीब 40 लोगों को बचाया है, जिनमें से 8 लोग घायल हैं। अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं और करीब 70% आग पर काबू पा लिया गया है। पालघर जिले के तारापुर MIDC इलाके में देर रात भीषण आग लग गई थी, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और अभी हम अगर स्थिति की बताने की कोशिश करें तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें अभी भी आग लगी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने इस पूरी आग में 70% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आप सामने वाली जो देख रहे हैं कि सामने वाली इमारत में जो केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पर भी आग अभी भी लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। भारत रसायन में जो बड़ा सा आप केमिकल फैक्ट्री देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से आग सबसे पहले भारत रसायन की केमिकल फैक्ट्री में लगी थी। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा बताएं स्थिति क्या है, क्या आग पर काबू पा ली गई है और कुछ लोग भी फंसे बताए जा रहे हैं, क्या संख्या होगी तकरीबन? अर्पिता, देखिए अभी कूलिंग प्रोसेस जारी है। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल फैक्ट्री है 4 से 5 केमिकल फैक्ट्री हैं, तो समय समय केमिकल फैक्ट्री हैं,
तो समय समय पर रहकर किसी न किसी जगह पर जो केमिकल के जो कंटेनर लगे हैं वहाँ पर आग भड़क रही है दोबारा। यही वजह है कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आग भड़कती है उससे तुरंत उसे काबू में किया जाए। और आप देख सकते हैं जो फायर फाइटिंग का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की और जो पालघर पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन नहीं कर पा रही है कि इतने बड़े इलाके में जहाँ पर 6 केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है वहाँ पर कुछ फंसा है कि नहीं। अगर मैं अपने कैमरे स्वप्न से बोलूँगा, अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि जहाँ पर कंटेनर ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आग लगे थे, आप अर्पिता देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो केमिकल फैक्ट्री है वो पूरी तरह खाक हो चुकी है। सिर्फ धुआं निकल रहा है और सारे जो केमिकल फैक्ट्री के परकच्चे उड़ चुके हैं। आप इस विजुअल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो कंटेनर ब्लास्ट है वो कितना तेज हुआ होगा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। अब इस पूरे मामले में 10 लोग घायल हैं जिनका इलाज नज़दीकी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अब फायर ब्रिगेड और पालघर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जैसे ही आग पर काबू पाया जा सके उसके बाद वो सर्च ऑपरेशन शुरू करें कि कहीं इन 6 कंपनियों में जो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है उसमें लोग फंसे तो नहीं हैं। अर्पिता, बिल्कुल विवेक, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धमाका ये जब हुआ उस वक्त की तस्वीरें, आग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा। भीषण आग की चपेट में और भी जो आसपास की फैक्ट्रियां थी वो भी आ गई। अब 40 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, इलाज उनका चल रहा है। और अब जब आग पर काबू पाया जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि क्या कुछ और लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के गंगा घाट पर बैठे फिल्मकार बोनी कपूर वहां मौजूद लोगों के सामने रोने लगे। बोनी कपूर गंगा नदी में अपनी पत्नी और अभिनेत्री श्रीदेवी के अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे, लेकिन इस मौके पर वो उन्हें याद कर अपने आंसू नहीं रोक सके। और ये भावुक लम्हा तब आया जब पूजा करा रहे पंडित ने बोनी कपूर के हाथ पर फूल और नारियल रखा। इससे पहले बोनी कपूर ने लाल कपड़े में लिपटी मिट्टी की 2 मटकियों को निकाला जिनमें श्रीदेवी की अस्थियां थीं, जिन्हें उन्होंने पूजा वाली जगह पर रख दिया। पूजा के दौरान उनके साथ उनके भाई अभिनेता अनिल कपूर, रिश्तेदार संदीप मारवा, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और राज्यसभा सांसद अमर सिंह समेत तमाम करीबी लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने पंडित के कहने के मुताबिक पूजा अर्चना की। ये पूजा जब पूरी हो रही थी तब पंडित ने बोनी कपूर के हाथ में फूल और नारियल रखा और यही वो वक्त था जब बोनी कपूर भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। फिर पंडित के कहने के मुताबिक घाट की सीढ़ियों पर पहुंचे और श्रीदेवी की अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हमशक्ल सड़कों पर घूमते नजर आए। ये दोनों गोरखपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही लोगों की भीड़ जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरह दिखने वाले ये दोनों शख्स अपनी जैकेट पर कमल का निशान लगाकर घूमते नजर आए और लोगों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। पीएम मोदी के हमशक्ल दिल्ली से आए रणबीर ने गोरखपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हारने के तो कोई मतलब नहीं हो सकता, उनके जमाने से भी जब्त हो जाए जो अपोजिशन वाले हैं। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान इन दोनों ने एक मंदिर में दर्शन भी किए। इन दोनों हमशक्ल को देखकर ज्यादातर लोगों को लगा कि जैसे खुद पीएम मोदी और अमित शाह उनके बीच में आ गए। हमने अचानक देखा तो हम कहे कि मोदी जी और अमित शाह जी आ गए हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमको बड़ा अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ के सीएम पद संभालने के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी, जिसकी वजह से इस सीट पर 11 मार्च को फूलपुर लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन पर निशाना साधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों के मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 15 वर्षों तक इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों के नुकसान के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जो बछड़े किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये 9 महीने में पैदा नहीं हुए होंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं बड़े इस मामले में माहिर, क्योंकि जिंदगी भर यही काम किया है और इस समय वहां अपने घर के बछड़ों को लाकर के किसानों के खेत में छोड़ दे रहे हैं।
मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ माना जाने वाला फारूक टकला सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है। फारूक टकला कई साल से देश की जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था, लेकिन बुधवार रात उसे दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 996 से गुरुवार सुबह 4:45 पर वो दिल्ली पहुंचा, जहां से सीबीआई की टीम उसे लेकर मुंबई की फ्लाइट में सवार हो गई। मुंबई पहुंचते ही दाऊद के गुर्गे से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी। दोपहर में सीबीआई की टीम ने फारूक टकला को मुंबई की कोर्ट में पेश किया। मुंबई पुलिस की एक वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच टकला को लाया गया। सफेद दाढ़ी मूंछ और सिर पर टोपी पहने हुए टकला के आगे पीछे कई पुलिस वाले और कुछ सीबीआई के अफसर थे। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों में दाऊद के साथ टकला पर भी साजिश रचने का आरोप है, लेकिन फारूक टकला धमाकों से 2 महीने पहले ही दुबई पहुंच गया था। टकला के खिलाफ साल 1995 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी टकला जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह फारूक टकला का एक नकली पासपोर्ट माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फारूक टकला ने दुबई में रहते हुए अपने लिए नकली पासपोर्ट का इंतजाम कर लिया था। इस फर्जी पासपोर्ट में टकला ने अपना नाम मुश्ताक मोहम्मद मियां लिखवाया और अपनी जन्म तारीख 1 जून 1964 बताई। न्यूज 18 इंडिया के पास इस पासपोर्ट का नंबर भी है। ये नंबर J643568 है। ये पासपोर्ट टकला ने 8 फरवरी 2011 को दुबई से ही रिन्यू करवाया, जिसमें टकला का पता महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का दिया गया है। इसी नकली पासपोर्ट पर टकला न केवल दुबई में रह रहा था, बल्कि दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर डी कंपनी का धंधा फैला रहा था। लेकिन इस फर्जी पासपोर्ट की डिटेल जांच एजेंसियों तक पहुंचते ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। आरोपों के मुताबिक 1993 बम धमाकों के लिए टकला ने ही हथियार और बम बनाने का सामान पहुंचाया। आतंकियों को पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग दिलाने का आरोप भी टकला पर है। तो धमाकों के बाद आरोपियों को दुबई पहुंचाने और उन्हें ठहराने का आरोप भी टकला पर ही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि दुबई में डी कंपनी का कारोबार संभालने का काम भी टकला ही करता था। तो हवाला और क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का पूरा रैकेट भी टकला ही संभाल रहा था। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों का यहाँ तक मानना है कि दुबई में हुई जिस मीटिंग में 1993 के बम धमाकों की साजिश तैयार हुई, टकला उस मीटिंग में भी मौजूद था। इसीलिए इस गिरफ्तारी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि टकला से पूछताछ के बाद दाऊद के कारोबार से जुड़े कई राज खुलेंगे। टी गैंग के खिलाफ और पुख्ता सबूत मिलने की कोशिश की जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस कामयाबी का सेहरा NSA अजीत डोभाल के सर बांधा और ट्विटर पर लिखा कि सीबीआई की झोली में फारूक टकला के आने पर हमें NSA डोभाल को बधाई देनी चाहिए। दाऊद अब ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कानूनी लड़ाई में टकला देश की जांच एजेंसियों के लिए बड़ा हथियार साबित होगा। राजबब्बर ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला किया कि वो लोगों को नारों से उलझाकर वोट मांगती है। सिर्फ नारों में ही वो देश चलाना चाहते हैं, लेकिन धरती के ऊपर न किसान को कुछ मिल रहा है, न नौजवान को कुछ मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में 2 जगहों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 36 डंपर जब्त किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सिंगापुर के पीएम समेत कई नेताओं से मिलेंगे और दूसरे अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस आज कुछ और विधायकों से पूछताछ करेगी। मलेशिया में खेले जा रहे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ होने वाले मुकाबले में बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी, ताकि उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहे। राजस्थान के उदयपुर में एक कच्चे घर में आग लगने से 5 बकरियां जल गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने बाइक से लूट करने के इल्जाम में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक झील में दूषित पानी आने से 20 लाख रुपए की हजारों मछलियां मरने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान जश्न में हुई फायरिंग में एक बीएसएफ जवान गोली लगने से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता और नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार अयोध्या का शव संदिग्ध हालत में एक स्कूल के कमरे से बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दुकानदार को पीटने का मामला सामने आया। लखनऊ में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई सिटी बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हादसे के बाद फरार बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में लोहे के सरियों से भरा एक ट्रक बिजली के हाई वोल्टेज तारों के नीचे खड़ा नजर आया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर साइड में खड़ा करने के दौरान ये ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया।
जिसकी वजह से ट्रक में करंट फैल गया और ट्रक चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ब्रिजलाल यूपी के गाजियाबाद से सोनीपत के कुंडली में सरियों से भरा ट्रक लेकर पहुंचा। वो ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर रहा था, तभी ट्रक ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार से छू गया और ट्रक चला रहा ड्राइवर करंट की चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी जो ट्रक की बॉडी में टच होगी, टच होने से गाड़ी में करंट आ गया। आरोप है कि खंभों पर लटके बिजली के तार काफी समय से ढीले होकर नीचे लटक रहे थे। हालांकि इस हादसे के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी की मदद से तार को ऊपर कर दिया। बिजली वाले की लापरवाही है, बिजली वाले ने वो काम करे जो करना चाहिए था, उन्हें तार नहीं काटे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग जोरदार हंगामा और नारेबाजी करते दिखे। आरोप है कि एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के अपमान के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कुछ लेफ्ट समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी झड़प हो गई। नौबत ये आ गई कि मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करा रही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। दोनों पक्षों के बीच इस झगड़े में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन लेफ्ट समर्थक इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरएसएस का पुतला भी फूंका। ये लोग त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने का विरोध कर रहे थे। राज्यसभा सीट के लिए जेपी नड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिक पोतने का विरोध करने पहुंचे बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में भीड़ ने एक आरोपी सिपाही को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक गुफा में छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से एक आदमी की मौत हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन लोगों ने एसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके लिए ये लोग हाथों में बैनर लेकर जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास पहुंचे। बड़ी संख्या में आए इन छात्रों ने एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध किया और एसएससी की तमाम परीक्षाओं की जांच की मांग की। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो घोटाले हो रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहे हैं, सीटें पहले ही बिक जाती है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस से हुई झड़प में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। छात्रों ने ऐलान किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सिंगापुर की जमीन से ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे राहुल एक ऐसी जगह भी पहुंचे जिसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये जगह सिंगापुर इंडियन एसोसिएशन का क्लब हाउस था। इसकी आधारशिला भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में रखी थी। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद राहुल एक यूनिवर्सिटी में हुए प्रोग्राम में पहुंचे। राहुल ने यहाँ से मोदी सरकार के खिलाफ तीखे हमले किए और दावा किया कि देश में डर का माहौल है। The idea of India that Gandhiji envisioned, but that is an idea that now being challenged. कार्यक्रम में राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछा गया। जवाब में राहुल ने दावा किया कि देश की तमाम संस्थाएं खतरे में हैं। There is a challenge to the institutional structure of our country. सिंगापुर में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के सीईओ से भी मुलाकात की और बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर कई बड़े हमले किए, लेकिन राहुल के इन हमलों से बीजेपी आग बबूला हो गई और राहुल गांधी पर पलटवार शुरू हो गए। बीजेपी ने राहुल पर विदेशों में भारत की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। वो नहीं चाहते कि जो नरेंद्र मोदी जी बड़ी मेहनत से भारत की छवि सुधार चुके हैं वो बनी रहे। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीए राज की याद दिलाते हुए राहुल पर तंज कसा। राहुल गांधी जी जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर होता ये ज्ञान वो जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब देते। हालांकि देश में मौजूद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज राहुल के बयानों के बचाव में लगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक महिला पुलिस के सामने हाथ जोड़ती और रोती हुई दिखाई दी। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी का 2 लोगों ने गैंगरेप किया।
जिसके बाद महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने लगी। महिला का आरोप है कि जब छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी तब उसे बाइक सवार लड़कों ने हथियार दिखाकर अगवा कर लिया और उसका गैंगरेप किया। ये मामला तब खुला जब दबंगों ने लड़की को दोबारा अगवा करने की कोशिश की। तमंचे के नोक पर मैं उठा लिए जा रही थी, तो तभी उधर से मेरे मामा के दोस्त निकल रहे थे, तो उन्होंने बचा लिया। परिवार का दावा है कि ये वारदात फरवरी की है, लेकिन दबंगों ने लड़की को डरा धमका कर खामोश रहने की चेतावनी दी थी। और जब पीड़ित लड़की खामोश रही तो दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक बार फिर उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार लड़की को छुड़वा लिया गया और उसने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को बता दी। लड़की की आपबीती सुनने के बाद परिवार वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बाद में विस्तृत विवेचना की जाएगी, जो भी तथ्य सही होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा की नातिन है और परिवार वाले पुलिस पर ही लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी मीडिया के सामने सफाई देते नजर आए। इससे पहले शमी पर कई लड़कियों से अवैध रिश्ते रखने का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी हसीन जहां ने कोलकाता में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर शमी की शामत बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने शमी पर दुबई में एक पाकिस्तानी लड़की से पैसे लेकर देश को भी धोखा देने का गंभीर आरोप जड़ दिया। नए आरोप लगने के बाद शमी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और फिक्सिंग के जरिए देश को धोखा देने के आरोपों पर सफाई दी। जहाँ तक धोखा देने का सवाल है, मैं हमेशा देश के लिए खेलता आया, मरना चाहता हूँ अगर ये आरोप मेरे ऊपर लगता है। शमी ने अपनी पत्नी की तरफ से कोलकाता में दर्ज कराई गई शिकायत का जवाब कानूनी तौर पर देने का दावा किया। अब FIR दर्ज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? कुछ नहीं, मैं लीगल वे पे ही जाना चाहूँगा। हालांकि शमी ने यह भी दावा किया कि ये उनका पारिवारिक मसला है और वो इसे घर के लोगों के साथ बैठकर सुलझाएंगे। लेकिन शमी की पत्नी हसीन जहां इस मामले को अब अदालत में घसीटने का मन बना चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें उन्होंने शमी पर मैच फिक्स करने का आरोप लगाने के साथ ही घरेलू हिंसा समेत कई दूसरे आरोप लगाए। हसीन जहां का आरोप है कि शमी उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। इल्जाम ऐसे ऐसे लगे हैं शमी के ऊपर कि मुझे हर किस्म से, हर उपाय से मुझे ये साबित करना होगा दुनिया के सामने कि ये बातें सच है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में हसीन जहां ने दावा किया कि इस मामले में अब वो पीछे नहीं हटेंगी। न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से क्या आप शमी से कुछ कहना चाहेंगी? कहना सुनना खत्म, अब जो होगा वो दुनिया के सामने होगा। हसीन जहां ने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपने क्रिकेटर पति मोहम्मद शमी का काला चिट्ठा खोला था, यह आरोप लगाकर कि मोहम्मद शमी के कई लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शमी पर लगाए आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने शमी के फोन पर अलग अलग लड़कियों से की गई बातचीत के स्क्रीनशॉट और कुछ लड़कियों की तस्वीरें साझा की थी। हसीन ने दावा किया कि उन्होंने तो सिर्फ 2-3 लड़कियों की ही तस्वीरें दुनिया को दिखाई, लेकिन शमी के साथ नाजायज संबंध रखने वाली लड़कियों की संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। मैंने तो 2-3 लड़कियों के दी है सिर्फ, ये शायद 50 से भी ज्यादा है। हर लड़कियों से गंदी गंदी वाहियात चैटिंग शमी ने करा। 4 साल पहले शमी से शादी के बंधन में बंधने वाली हसीन ने पिछले दिनों शमी के साथ खेली होली की तस्वीरें साझा की थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने शमी के ऐसे राज दुनिया को बताए जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे पीएम मोदी का पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महिला दिवस के मौके पर देश की महिलाओं और बेटियों को सौगात देते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। साथ ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार भी किया और योजना को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बेटियों के घटते अनुपात पर चिंता जताई और बेटियों को बचाने के लिए जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही। हमें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं का अनुपात बीते 2 सालों में बढ़ने पर खुशी जाहिर की और वहां के लोगों को इसके लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को सम्मानित भी किया, जिनमें राजस्थान का सीकर भी शामिल है। इस जिले में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त लड़कियों ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने किस तरह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। हम लोग बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सरकार ने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं या जो भी स्कीम्स हैं उनको पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आई महिलाओं और छोटी बच्चियों से भी मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति लगाव एक बार फिर देखने को मिला। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आई एक बच्ची के साथ टेडी बेयर से खेलते नजर आए। इतना ही नहीं, पीएम ने वहाँ मौजूद कई और छोटी बच्चियों। आतंकी संगठन लश्कर के मुखिया हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान में सियासत का रास्ता साफ हो गया। हाफिज की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को कोर्ट से हरी झंडी मिल गई।
हालांकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उसकी पार्टी को मान्यता नहीं दी, लेकिन हाफिज सईद ने हार नहीं मानी। चुनाव आयोग से हरी झंडी न मिलने पर हाफिज ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया, जहां से उसे राहत मिल गई। इस फैसले की जानकारी हाफिज की पार्टी ने ट्विटर पर दी और लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के आरोपों को खारिज करते हुए मिल्ली मुस्लिम लीग को सियासी पार्टी की हैसियत से रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी दे दी है। पिछले साल पार्टी का ऐलान करने वाले हाफिज को भले ही पाकिस्तान की अदालत ने अब रजिस्ट्रेशन की हरी झंडी दे दी हो, लेकिन वो सियासी जमीन तैयार करने में लगातार जुटा रहा, जिसका सबूत 2017 में भी दिखा, जब हाफिज ने लाहौर में हुए उपचुनाव में जमकर प्रचार किया था। तब उसने आतंकी शेख याकूब को समर्थन का ऐलान किया, जिसे अमेरिका आतंकी घोषित कर चुका है। सियासत के मैदान में हाफिज सईद के उतरने से पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। हालांकि उसे सियासत में उतारने में पाकिस्तान के एक बड़े तबके का हाथ है, जिसमें सेना और ISI के साथ कई बड़े चेहरे हैं। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का है, क्योंकि मुशर्रफ जैसे नेताओं का साथ मिलने से हाफिज और मजबूत हो जाता है। नोएडा के आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपत्ति की रिहाई को चुनौती दी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि तलवार दंपत्ति के हक में दिए गए फैसले में जो बात सीबीआई के खिलाफ कही गई वो गैर जरूरी थी और गवाहों के बयान का कोर्ट ने ठीक परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के निर्णय को उलटते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को दोषी नहीं मानते हुए तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई की जांच में कई कमियां हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी करते नजर आए। ये लोग नौशेरा को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने सड़क पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी और इलाके के बीजेपी विधायक रविंद्र रैना के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान इन लोगों ने सड़क पर लगे एक शिलान्यास पत्थर को तोड़ दिया, जिस पर विधायक का नाम लिखा था। हमें डिस्ट्रिक्ट दोगे तो ये स्ट्राइक खुलेगी। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि विधायक ने उनसे वादा किया था कि नौशेरा को जल्द ही जिला बनाया जाएगा, लेकिन वो अब अपने वादे से मुकर गए। रविंद्र रैना ने नौशेरा की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, धोखा किया है, वो हम मंजूर नहीं करेंगे। मांग पूरी नहीं होने की सूरत में इन लोगों ने शहर का बाजार बंद कर दिया और कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालात बिगड़ता देख भारी पुलिस बल को शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया, लेकिन नारेबाजी कर रहे लोग शांत नहीं हुए, बल्कि सूबे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और पाकिस्तान भेज दिए जाने की मांग करने लगे। पाकिस्तान भेज दो बस। नौशेरा में लोगों का ये आंदोलन पिछले 10 दिन से जारी है। लोगों की मांग है कि नौशेरा को जिला बनाया जाए। इसके लिए 2 मंत्रियों ने सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात भी की, लेकिन बैठक के बाद नौशेरा को जिला बनाने की बजाय शहर में एडिशनल जिला आयुक्त का दफ्तर बनाने का ऐलान हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। केरल के हदिया के लव जिहाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की शादी को कानूनी तौर पर सही माना और केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। केरल हाईकोर्ट ने हदिया की शादी को रद्द करने का फैसला सुनाया था। हदिया एक हिंदू लड़की है जिसने एक मुस्लिम लड़के शफीन से शादी की थी, लेकिन हदिया के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करवाई गई, जबकि हदिया ने कोर्ट को बताया था कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को उसके पति के साथ रहने की इजाजत दे दी। कर्नाटक के लोकायुक्त पर हमले के आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक के लोकायुक्त पी विश्वनाथ शेट्टी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नाकाम रहने पर सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर एनडीए से अलग होने की सलाह दी। महाराष्ट्र के ठाणे में डंपिंग ग्राउंड में कूड़े में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया। मारपीट मामले की जांच के बीच मुख्य सचिव को बैठक के लिए नोटिस भेजने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा की क्वेश्चन एंड आंसर कमेटी को फटकार लगाई। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सामूहिक गिरफ्तारी दी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा के कोरापुट में बीएसएफ ने नक्सलियों के एक कैंप पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया। दिल्ली के हरिनगर इलाके में कुछ पुलिस वाले चादर में लिपटे एक महिला के शव को एम्बुलेंस पर रखते हुए दिखे। ये महिला दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल की पत्नी थी, जिसका शव उसी के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला।
जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक महिला का शव कमरे में एक रस्सी से बने फंदे से लटका हुआ मिला। कमरे के अंदर महिला के अलावा उसकी 2.5 साल की बेटी भी थी। घटना के वक्त उसका पति घर में मौजूद नहीं था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घटना की जानकारी मिली। पुलिस को आशंका है कि ये मामला सुसाइड का हो सकता है। हालांकि कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ अस्मिता का बड़ा दांव खेल दिया। सिद्धरामैया ने राज्य के अलग झंडे को मंजूरी दे दी। कर्नाटक सरकार अब इसे केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र से मंजूरी मिलते ही कर्नाटक का ये आधिकारिक रूप से राजकीय झंडा बन जाएगा। राज्य में चुनाव से ठीक पहले सिद्धरामैया सरकार का ये फैसला झंडे के बहाने कांग्रेस के पक्ष में माहौल करना माना जा रहा है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले धक्का देते और खींचकर ले जाते नजर आए। ये महिलाएं वहां आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद महिला कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी और नारे लगाने लगी। ये बिल कांग्रेस के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को ही राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में इस पर सहमति नहीं बन सकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश करने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस वैन में डालने लगी। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कुछ और महिला कार्यकर्ता भी वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद भवन से दूर ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। हमारी पुलिस है, वो कह रही है लेडीज को मुक्का मारो, क्यों? अपनी मांग रही है इसलिए। महिला कांग्रेस ने केंद्र पर महिला आरक्षण को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। गुजरात के अहमदाबाद में एक सड़क के किनारे कुछ लोग एक सफेद रंग की कार को घेर कर खड़े हो गए। देर रात इस कार की अचानक एक डंपर से टक्कर हो गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जिंदा झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। आग लगने से कार का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक देर रात इस कार की सामने से आ रहे एक डंपर से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में डंपर को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राम मंदिर मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने श्री रविशंकर को अपना सुझाव दिया। मैं रविशंकर जी से यह कहता हूँ कि आपको 2 काम करने हैं। एक तो ये कि जो पार्टी है उनसे मिलिए, उनको राजी कीजिए, बाहर कोशिश से फायदा नहीं होगा। दूसरी बात उनसे ये कहता हूँ कि जबान पर ऐसा कोई लफ्ज भी न लाइए जिससे झगड़ा हो। वहीं सलमान नदवी के इस सुझाव पर श्री रविशंकर ने भी अपना जवाब दिया। नदवी जी बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, एक विशाल दृष्टिकोण रखते हैं, वो सबको लेके करें तो अच्छा है। राजस्थान के धार्मिक स्थल पुष्कर के एक वीडियो में पुलिस के कुछ जवान एक गाइड से धक्का मुक्की करते दिखे। आरोप है कि पुष्कर घूमने आए विदेशी सैलानियों और उनके गाइड के साथ पुलिस की टीम ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो विदेशी सैलानियों ने बना लिया। खबर के मुताबिक एक गाइड जर्मनी से आए कुछ विदेशी सैलानियों को लेकर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर आया था, लेकिन मंदिर से निकलते वक्त पुलिस की TAF यानी टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स ने इनको पकड़ लिया और जांच के नाम पर गाइड से उसका ID कार्ड ले लिया। आरोप है कि पुलिस की टीम ने गाइड या सैलानियों की एक नहीं सुनी और उन्हें रोक लिया। इस दौरान जब सैलानियों ने पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से वीडियो बनाना इलीगल है, आप इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते, और मेरी जो गेस्ट है उनके साथ धक्का मुक्की की और इससे उनके हाथ पे भी थोड़ी निशान लगे हैं। पुलिस वालों के अलावा मंदिर में मौजूद कुछ दूसरे लोग भी गाइड से उलझते दिखे। गाइड और सैलानियों ने बार-बार वहां से जाने देने की मांग की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने एक नहीं सुनी और विदेशी सैलानियों के साथ गाइड को थाने लाया गया। आरोप है कि पुष्कर में बाहर से आने वाले गाइडों को जांच के नाम पर परेशान किया जाता है और उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। पुलिस ने पहले तो गाइड बसंत शर्मा के ID की मुस्तैदी से जांच की और फिर उसे विदेशी सैलानियों के साथ पूछताछ के नाम पर 2 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। बाद में वो लोग हमें थाने ले गए और 2 घंटे तक हमें थाने में बिठा के रखा। तू जानता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। थाने में अपने गाइड के साथ मौजूद विदेशी सैलानियों ने पुलिस के रवैये की शिकायत की और भारत में ऐसे हालात पर निराशा जताई। India is a lovely country, but this situation was very bad. And India, I like it, but this you can't like. विदेशी सैलानियों के साथ बदसलूकी की खबर से पुष्कर में हड़कंप मच गया और मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इस मामले में दखल देना पड़ेगा। वहीं गाइड यूनियन ने भी पुलिस की बदसलूकी पर ऐतराज जताया और इस मामले में कार्रवाई करने के साथ राज्य सरकार से नियमों को दुरुस्त करने की मांग की। पिछले 5-7 साल से हमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी हमारे दिल्ली से या जयपुर से आ रहे हैं, उनके पास लाइसेंस होने के बावजूद
यहाँ रेलवे स्टेशन में उन्हें रोका जा रहा है, उनसे कार्ड चेक किया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ओपनली पैसे लिए जा रहे हैं। पुष्कर में थाने की कार्रवाई के बाद गाइड और विदेशी सैलानी पुलिस के बर्ताव की शिकायत करने अजमेर के एसपी के पास पहुंचे। बिहेवियर को लेकर के कुछ हम लोगों को कंप्लेंट किया, इस संबंध में हमने जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसको जाँच के लिए दिया है। अजमेर के एसपी ने भरोसा दिया कि इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में टीडीपी कोटे के मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी की गाड़ियां पीएम के घर से बाहर निकलती दिखी। केंद्र सरकार के दोनों मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पहुंचे और उनके सरकारी निवास पर पहुंचने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि पीएम मोदी ने इस्तीफे से पहले चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। So it is our courtesy to call on him and present our resignation when we decided that we should resign. We are continuing as part of the बिहार में पटना में एक सरकारी स्कूल के बाहर कई बच्चे सड़क पर बैठकर मिड डे मील खाते नजर आए। बताया जा रहा है कि स्कूल में 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए न तो स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं और न ही दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में केवल एक कमरा है और मिड डे मील के लिए उन्हें सड़क पर बैठना पड़ता है। बदहाली का आलम यह है कि सभी बच्चे गंदगी के बीच बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं। यहाँ पर सड़क पर ही बच्चे जो है मध्याह्न भोजन करने को मजबूर हैं। पास में गंदगी है, जानवर हैं और यहाँ पर सड़क पर जो है दर्जनों गाड़ियाँ चल रही है। देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल आते हैं और इन्हें जो है मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी केवल 2 टीचरों पर है। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग भी अपनी नहीं है, बल्कि सामुदायिक भवन के एक कमरे में स्कूल चलाया जा रहा है। बार बार हम लोग देते हैं इसका कि भूमिहीन विद्यालय है। हाँ, बार बार जब भी रिपोर्ट आता है तो हाँ, जमीन नहीं मिला है। इलाके के लोगों का दावा है कि स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे महादलित हैं और आरोप है कि इसी वजह से शिक्षा विभाग इन बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं देता। लोगों का आरोप है कि पटना से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसकी शिकायत के बाद भी प्रशासन ने इनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। स्कूल के टीचरों का भी दावा है कि वो कई बार शिक्षा अधिकारियों को स्कूल की बदहाली के बारे में जानकारी दे चुके हैं, इसके बावजूद कोई सुधार नहीं आया। गंदगी नहीं खा रहा है, रोड पर खा रहा है, गाड़ी आ रहा है, धूरी पड़ रहा है तो गंदगी नहीं है। सड़क है बहुत सा, यहाँ गंदगी फंदगी रहता है। फिलहाल स्कूल के टीचरों ने शिक्षा विभाग को दोबारा से मामले की जानकारी देने का भरोसा दिया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के आरोप मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साउथ दिल्ली के जंगपुरा से आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार से पूछताछ की। पुलिस ने उनसे घटनाक्रम के साथ साथ अन्य विधायकों की भूमिका के बारे में भी सवाल पूछा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रवीण कुमार शाम 5 बजे सिविल लाइंस थाने पहुंचे थे और रात करीब 9 बजे तक उनसे पूछताछ चली। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गए। 4 बजे से मैं यहाँ पे 4:20 पे लगभग यहाँ पे पहुँच गया था और यहाँ पे तमाम उस दिन के बारे में तमाम बातें हुई और जो पुलिस के अफसरान ने पूछा वो मैंने सारी बातें सही बताई और इसके बारे में कई सारी और भी उन्हें एडिशनल सीट लगा के कई सारे सवाल पूछे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारा सिनेरियो यहाँ पे गढ़ा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली के 12 खंबा रोड थाने के बाहर हादसे का शिकार हुई एक कार और एक ऑटो खड़ा नजर आया। पुलिस ने जानकारी दी कि इस कार और ऑटो के बीच केजी मार्ग पर भीषण टक्कर हुई, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। कमरे पे थे जब तक हमको खबर मिली कि आपके पापा के एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 3 लड़के सवार थे, जिनमें पुलिस ने कार चला रहे लड़के को हिरासत में ले लिया। राजधानी दिल्ली में तड़के सुबह 6 बजे रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को 3 नाबालिग लड़के इस गाड़ी के अंदर सवार थे। कार से बरामद कागजों से पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन आरोपी लड़के के चाचा के नाम पर है। फिलहाल पुलिस आरोपी के चाचा के खिलाफ भी केस दर्ज करने का मन बना रही है।